दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नव उदारवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम आपको उदारवाद के बारे में बताए थे कि उदारवाद की अवधारणा क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और उसी टाइम आपको बताए थे कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो नव उदारवाद से होगा। तो नव उदारवाद एक कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है। जैसे कि उदारवाद है, उदारवाद में शिक्षा का स्वतंत्रता, या फिर कह सकते हैं धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, निजी जीवन को जीने का स्वतंत्रता, ठीक है, उद्योग को अपनाने का स्वतंत्रता, किस तरह से उद्योग को हम कर सकते हैं, और सरकार का सीमित हस्तक्षेप, इसको कहा जाता था उदारवाद। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का अपडेटेड वर्जन को नव उदारवाद कहा जाता है। जैसे कि अपने हिसाब से उद्योग को अपनाना, मतलब मान लीजिए कि निजीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया उसी को नव उदारवाद कहा गया। इसका शुरुआत कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब बातों को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको आप फिक्स मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये 100% आएगा, ठीक है। तो बिना देर के चलिए समझते इस क्वेश्चन का आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जहाँ जा करके आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। शुरू करते हैं एक छोटी सी भूमिका के साथ। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देशों में सरकार का आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ गया। जब द्वितीय विश्व खत्म हुआ उसके बाद जितने भी देश, क्योंकि सारे देशों में तबाही तबाही मचा हुआ था, तो उसके बाद सारे देशों में क्या हुआ, जो सरकार था उसका आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जो भी अब काम होगा, उद्योग वगैरह जितने भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समय के साथ यह माना जाने लगा कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से आर्थिक विकास धीमा पड़ता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पता चलता गया कि बहुत ज़्यादा अगर सरकार नियंत्रण करे आर्थिक गतिविधियों पर तो उससे विकास जो वो धीमा पड़ जाता है, जो आर्थिक विकास है वो धीमा पड़ने लगता है। उद्योगों की कार्यक्षमता कम होती है, जो उद्योग है उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण है, बार बार लाइसेंस लेना, बार बार सरकार से पूछना, बार बार पेपर पास कराना, ये सारी चीज़ें। तो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से आर्थिक विकास धीमा पड़ता है, उद्योगों की कार्यक्षमता कम होती है और प्रतिस्पर्धा घटती है, जो कंपटीशन वो भी घट जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एज फेज रहेगा तो कौन बनाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर एगो गुमटी खोलना है, फिर उसके बाद भी अगर सरकार से, नगर निगम से, राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़े तो कोई चाहेगा कि ये सब खोलें, मजदूरी कर लेते इससे अच्छा। तो इन सब चीज़ों से कारण क्या होता है, प्रतिस्पर्धा घटने लगा। इसी पृष्ठभूमि में 1970 के दशक में नव उदारवाद का विकास हुआ, और इन सबको देखते हुए 1970 के दशक में नव उदारवाद का विकास होता है। नव उदारवाद पारंपरिक उदारवाद का आधुनिक रूप है। जो नव उदारवाद है, मतलब जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पारंपरिक उदारवाद का ही क्या है तो अपडेटेड वर्जन है, या फिर कह सकते हैं कि आधुनिक रूप है। यह मुक्त बाजार, निजीकरण, वैश्वीकरण, प्रतियोगिता और सरकार के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये जो आज का नव उदारवाद है ये कहता है कि मुक्त बाजार हो, मतलब जहाँ चाहे वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, निजीकरण हो, अपना खुद का कंपनी खोल सकते हैं और सरकार से ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत ना हो। वैश्वीकरण मतलब अपने माल को दूसरी जगह पर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, और सरकार के सीमित हस्तक्षेप का वो समर्थन करता है, जो आज का नव उदारवाद है, ठीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना है। जो नव उदारवाद है इसका उद्देश्य क्या है कि जो आर्थिक विकास है उसको तेज करना, और जो निजी क्षेत्र है, जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा कंपनी क्या आज नेटवर्क में एयरटेल, जियो, ये सब क्या सब निजी कंपनी है। तो इन सब चीज़ों को अधिक स्वतंत्रता देना ताकि देश का विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। तो ये जो अपडेटेड वर्जन, या फिर पहले मान लीजिए आप लोग, हम आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, वहाँ पर हम आपको बताए थे कि 1991 में जब हमारे देश में नई आर्थिक नीति लाई गई थी, उससे पहले जितना भी मारुति सुजुकी या फिर जो जितना भी आप लोग टेलीकॉम कंपनी देखते हैं वो सब किसके अधिकार में था, सरकार के अधिकार में था। 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई गई उसके बाद से ही जो कह सकते हैं निजी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी या फिर जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, टेल, जियो, ये सारी जो कंपनी है वो आज प्राइवेट हो गया। तो इसी के बाद से प्राइवेट किया गया। इसी चीज़ को कहा जाता है निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना, ठीक है। तो पहले सब सरकार के हाथ में था, फिर बाद में उसको निजीकरण कर दिया गया, जिसके कारण देश का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा। क्योंकि अगर सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा तो सरकार का इतना पावर भी नहीं होता है कि वो सब कुछ देख सके अकेले, ठीक है। और इसके कारण बहुत सारा बाधा होता है कि हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस बनाओ, स्टाफ रखने के लिए भी लाइसेंस ले आओ, तो बहुत तरह का टेंशन होता है। इसी कारण देश में कह सकते हैं जो कंपटीशन वो घटता है, जो विकास है वो घटता है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार का जो नियंत्रण उसको कम किया जाने लगा। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर नव उदारवाद की अवधारणा को समझते हैं। कहा जा रहा है कि नव उदारवाद एक आधुनिक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो मानती है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार की अपेक्षा
बाजार अधिक प्रभावी होता है। मतलब आर्थिक व्यवस्था के लिए या फिर कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था उसके विकास के लिए सरकार जरूरत नहीं है, सरकार का जरूरी नहीं है, बल्कि बाजार का जरूरत है। क्योंकि अगर बाजार रहेगा तभी तो चीज़ों को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो सरकार से ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? बाजार है, मार्केट है। नव उदारवाद का अर्थ है कि सरकार उद्योग, व्यापार और व्यवसाय पर कम से कम नियंत्रण रखे तथा निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दे। आपने उदारवाद के बारे में पढ़ा था। उदारवाद में कहा गया था कि आप जैसे चाहे अपने जीवन को जी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नव उदारवाद है उसका अर्थ है कि सरकार उद्योग, व्यापार और व्यवसाय पर कम से कम नियंत्रण रखे। हम वहाँ पर सिर्फ लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, जो उदारवाद था। लेकिन जो नव उदारवाद है वो आर्थिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, आर्थिक चीज़ों पर ज़्यादा बल देता है, ताकि देश का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके। तो सरकार उद्योग, व्यापार और व्यवसाय पर कम से कम नियंत्रण रखे तथा निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दे। जो निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट चीज़ है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, तो उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दे, अपने तरह से वो कह सकते हैं कि बाजार कर सके, अपने तरीके से वो क्या है, व्यापार उद्योग कर सके। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास तेज होगा। इससे क्या होगा? जो निवेश है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपनियों में अपना निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे। इसके कारण क्या होगा? रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि अगर कंपनी उठेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मजदूर चाहिए, ठीक है, स्टाफ चाहिए। तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा तेज हो सकेगा। तो ये है नव उदारवाद। आगे दोस्तों हम लोग इसके कुछ विचारक देख लेते हैं, जो प्रमुख विचारक हैं नव उदारवाद के, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले जो विचारक है वो है फ्रेडरिक हायक। मुक्त बाजार और सीमित सरकार के समर्थक है ये। मतलब ये कहते हैं कि जो नव उदारवाद है उसमें बाजार जो है मुक्त होना चाहिए और सरकार का बहुत ही सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। ये इसके समर्थक हैं फ्रेडरिक हायक। दूसरे विद्वान वो है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन मुक्त अर्थव्यवस्था और निजीकरण के प्रमुख समर्थक। ये मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब जैसे चाहे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए, जैसे चाहे अपने उद्योग चलाए, जैसे चाहे अपनी कंपनी को चलाए, इसके लिए। और साथ साथ निजीकरण के ये प्रमुख समर्थक, मतलब अपनी कंपनी को रखना, अपने पैसे अर्जित करना, ठीक है, आर्थिक चीज़ों को अर्जित करना, या फिर कह सकते हैं कि जो अपना संपत्ति उसको अर्जित करना, निजी संपत्ति को अर्जित करना, इन सब चीज़ों का ये समर्थक है जो मिल्टन फ्रीडमैन है। ठीक है, तो दो विद्वानों को आपको लिख देना है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि नव उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। नव उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? पहला जो सिद्धांत है नव उदारवाद का वो है मुक्त बाजार का सिद्धांत। मुक्त बाजार का सिद्धांत मतलब रोक टोक नहीं। नव उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मुक्त बाजार है। इसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, उत्पादन और वितरण का निर्णय सरकार के बजाय बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो भी कह सकते हैं मुक्त बाजार का मतलब क्या है कि जहाँ पर सरकार पहले सभी चीज़ों का दाम तय कर देती है। जैसे पेट्रोल का दाम कौन सरकार तय करती है, कितना होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें सारी चीज़ों पर सरकार रेट तय करेगी, चावल का दाम इतना होना चाहिए, आलू का दाम इतना होना चाहिए, तो देश नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि कहीं कहीं पर आलू ज़्यादा है, कहीं पर आलू कम है, कहीं पर चावल ज़्यादा है, कहीं पर चावल कम है। तो बाजार जो है या फिर कह सकते जो रेट है वो उस हिसाब से कम ज़्यादा होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? नव उदारवाद कहता है। ठीक है, लेकिन अगर सरकार कहे कि इस पूरे देश में एक बराबर होना चाहिए तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुक्त बाजार का ये सिद्धांत देता है। पहला जो सिद्धांत वो है मुक्त बाजार का सिद्धांत। मतलब नव उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मुक्त बाजार है। इसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, उत्पादन और वितरण का निर्णय सरकार के बजाय बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर होना चाहिए। जैसे मजदूरों को कितना कीमत मिलना चाहिए, जो कंपनी में स्टाफ काम कर रहा है उसका कितना वेतन होना चाहिए, खाने पीने के सामान का, पहनने के सामान का, या फिर जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तु मतलब सारी चीज़ें, ठीक है, तो वस्तुओं का जो कह सकते हैं रेट है, जो दाम है, ठीक है, वो आपूर्ति और मांग के आधार पर तय होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिमांड है तो रेट भी हाई, अगर डिमांड कम है तो रेट लो। ठीक है, इससे प्रतियोगिता बढ़ती है और उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं और सेवाएं मिलती है। अगर इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी मतलब लोगों में लोग क्या करेंगे, अगर कंपटीशन करेंगे तो अपने हिसाब से वो लोग वस्तु बनाएंगे। आप भी बना रहे हैं, वो भी बना रहा है, तो बाजार में जब वस्तुएं यहाँ पर आएंगे तो लोगों को अलग अलग वैरायटी मिलेगा। लोगों को क्या है, उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं और सेवाएं मिलने की आवश्यकता कह सकते हैं कि जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुक्त बाजार का सिद्धांत है नव उदारवाद का पहला सिद्धांत। नव उदारवाद का जो दूसरा सिद्धांत वो है निजीकरण का सिद्धांत। ये निजीकरण को बढ़ावा देता है। नव उदारवाद सरकारी उद्योगों और संसाधनों को निजी क्षेत्र को सौंपने का समर्थन करता है। जो नव उदारवाद है वो सरकारी उद्योगों, संस्थानों, ठीक है, को निजी क्षेत्रों को सौंपने का समर्थन करता है। जैसे कि आज हमारे देश में जो एरोप्लेन है, जो कह सकते हैं एरोप्लेन था, वो निजीकरण कर दिया, उसको बेच दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। उसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको प्राइवेट कर दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जो नव उदारवाद है वो कहता है कि जितने भी सरकारी उद्योग हैं, जितने भी संस्थान, उसको निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। इनका मानना है कि
निजी संस्थाएं अधिक कुशल, उत्तरदायी और लाभकारी ढंग से कार्य करती हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और सरकारी खर्च कम होता है। जो निजी कंपनियां हैं वो सारी चीज़ों का सही तरीके से, उत्तरदायी तरीके से, कुशल तरीके से और लाभकारी ढंग से कार्य करती हैं। जैसे कि आज मान लीजिए जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल पहले सरकार के हाथ में था, लेकिन वो सही से काम नहीं, उसके पास में 2G का नेटवर्क चल रहा था, रिचार्ज तो कम था लेकिन 2G का नेटवर्क आ रहा था, मतलब बात ही नहीं होता था। लेकिन आज उसको टाटा कंपनी ने खरीद लिया। जैसे कि एयर इंडिया पहले सरकारी था, तो उसमें टिकट का जो रेट है वो कम था, लेकिन कह सकते हैं जो उड़ाने वो बहुत ही देर देर से पड़ते थे, या फिर कह सकते हैं जो लोग हैं वो बहुत ही कम सुविधा में जाते थे, सुविधा उतनी नहीं थी, रेट भी कम था। तो जब उसको बेच दिया गया, अब देखिए सुविधा बहुत ज़्यादा है, कंडीशन उससे बेहतर, और जब फ़ायदा है वो भी सरकार से ज़्यादा कमा करके वो दे रही है। तो इसी तरह से जो नव उदारवाद है वो निजीकरण का सिद्धांत का समर्थन करता है कि जितने भी सरकार के हाथ में उद्योग हैं, संस्थान हैं, उसको निजी क्षेत्रों में सौंप देना चाहिए, ताकि वो लोग क्या करें, सही तरीके से काम करें, ज़्यादा फायदा कमा करके दें। तीसरा जो यहाँ पर सिद्धांत देखते हैं नव उदारवाद का, वो है सरकार के सीमित हस्तक्षेप का सिद्धांत। सरकार के सीमित हस्तक्षेप का सिद्धांत नव उदारवाद के अनुसार सरकार का हस्तक्षेप केवल आवश्यक क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए। मतलब सरकार को सिर्फ जहाँ पर जरूरत है वहीं पर हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना और निष्पक्ष नियम बनाना है। व्यापार और उद्योग में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो जो अगला इसका सिद्धांत है नव उदारवाद का, वो कहता है कि सरकार के सीमित हस्तक्षेप, मतलब सरकार जो है वो उद्योग, व्यापार, इन सब चीज़ों में सीमित हस्तक्षेप करे। जैसा चाहे निजी कंपनियों को चलाने देना चाहिए, अगर जरूरत है तभी हस्तक्षेप करें, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। चौथा यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हुए प्रतियोगिता का सिद्धांत, मतलब जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है। नव उदारवाद स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आर्थिक विकास का आधार मानता है। जब विभिन्न कंपनियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ती है या फिर होती है, तो वे बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। ठीक है, तो अगर जब मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां हैं और सब एक ही काम करें, तो इसके कारण क्या होगा, जैसे आज के टाइम में जो नेटवर्क या फिर टेलीकॉम कंपनी वो सिर्फ दो ही रह गया है, मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो। ऐसे तो और भी है, लेकिन जो मोटा मोटी कंपनी वो दो है, एक जियो, एक एयरटेल। ठीक है, तो अब क्योंकि दो ही है तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं, या तो वो एयरटेल में जाएंगे या फिर वो जियो में जाएंगे। तो जैसे चाहे वो लोग क्या कर रहे हैं, रेट को बढ़ा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वो पैसा ले रहे हैं लोगों से। लेकिन वहीं पर अगर 25 कंपनी रहता तो क्या करते, अगर वो 300 ले रहा है तो हम लेते 290, तो हम सब मेरे तरफ। अगर हम 290 ले रहे हैं तो कोई 250 लेता तो सब उसके तरफ। इस तरह से लोगों को बेहतर कह सकते हैं लाभ मिलता, उपभोक्ताओं को लाभ मिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जो टेलीकॉम कंपनी है उसका भी कह सकते हैं कि दबदबा चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार चल रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर नव उदारवाद का सिद्धांत देखते हुए है वैश्वीकरण का सिद्धांत। नव उदारवाद देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इस विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश से उद्योगों का विकास होता है, रोजगार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये वैश्वीकरण का सिद्धांत देता है, फिर वैश्वीकरण का समर्थन करता है जो नव उदारवाद है। ये कहता है कि जो व्यापार है, ठीक है, जो निवेश है, तकनीक का आदान प्रदान बढ़ावा देता है। मतलब जो देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में वैश्वीकरण कैसे होगा, जब अलग अलग देश मिलेंगे, अलग अलग देशों से समर्थन मिलेगा, एक जगह का वस्तु दूसरी जगह पर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा देता है। इस विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश से उद्योगों का विकास होता है। जो विदेशी निवेश, जैसे डॉलर अगर भारत में आएगा तो उससे उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। पांचों जो हम लोग यहाँ पर छठा जो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हुए उदारीकरण का सिद्धांत। नव उदारवाद व्यापार और उद्योग पर लगे अनावश्यक नियमों तथा प्रतिबंधों को कम करने का समर्थन करता है। जो नव उदारवाद है वो व्यापार और उद्योग पर जितने भी अनावश्यक नियम लगे हैं उन प्रतिबंधों को कम करने का समर्थन करता है। इससे नए उद्योग स्थापित करना आसान होता है, निवेश बढ़ता है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर फायर का सर्टिफिकेट, ठीक है, वहाँ पर आग लगेगा तो कैसे आप उसको बचा सकते हैं, सुरक्षा का सर्टिफिकेट, बहुत तरह का सर्टिफिकेट होता है कि पानी का, हाइट का, जमीन का, बहुत तरह का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जाए, अनावश्यक नियमों को, प्रतिबंधों को कम करने का समर्थन करता है जो नव उदारवाद। ये कहता है कि इतने सर्टिफिकेट का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत ये देता है। सातवां जहाँ पर पॉइंट है वो है व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनली जो भी वो आर्थिक गतिविधि कर सकता है उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नव उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार देता है। लोग अपनी पसंद का व्यवसाय कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और अपनी आर्थिक योजनाएं बना सकते हैं। इससे उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। जो उद्यमिता है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है
और जो नवाचार है, मतलब कि नवाचार का मतलब क्या होता है, जो नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, जो नए नए तकनीक आते हैं, उसको बोलते हैं नवाचार। तो इस सब चीज़ों में बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग सिद्धांत देखते हैं, वो है कार्यकुशलता और उत्पादकता का सिद्धांत। कार्यकुशलता और उत्पादकता का सिद्धांत। नव उदारवाद का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में दक्षता और गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र में क्या है, तो दक्षता और गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा और निजी प्रबंध के कारण, जो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, और जो निजी प्रबंध मतलब जो प्राइवेट कह सकते हैं मैनेजमेंट, उसके कारण अधिक उत्पादन अधिक उत्पादक बनते हैं, नई तकनीकों का उपयोग बढ़ता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। क्योंकि सब कुछ प्राइवेट है और सभी को क्या है, पैसा कमाना है, इसके कारण क्या होता है, अधिक उत्पादक बनते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स उत्पाद बनते हैं, नई तकनीकों का उसमें उपयोग किया जाता है और संसाधनों को बेहतर उपयोग किया जाता है। तो ये सारे काम होते हैं। अगला जो हम लोग सिद्धांत देखते हुए, उपभोक्ता की स्वतंत्रता का सिद्धांत। उपभोक्ता की स्वतंत्रता का सिद्धांत मतलब उपभोक्ता को अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदने का स्वतंत्रता मिलता है। नव उदारवाद का मानना है कि उपभोक्ता को अपनी पसंद के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब बाजार में अनेक कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं तो उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता, उचित मूल्य और अधिक विकल्प मिलते हैं। इससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है। तो नव उदारवाद का जो अगला सिद्धांत है वह उपभोक्ता की स्वतंत्रता का सिद्धांत। मतलब अगर बाजार में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो ज़्यादा वस्तुएं भी आएंगे, और खरीदने वाले लोग कम हैं तो अगर वस्तु ज़्यादा है तो इसके कारण क्या होगा, लोग अपने अपने रेट का कम करेंगे, अपनी जो वस्तु है उसको बेहतर गुणवत्ता में बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो उपभोक्ता है उसको फायदा होता है। अगला जो सिद्धांत हम लोग देखते हुए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने का सिद्धांत। विदेशी निवेश को क्या है, तो प्रोत्साहन मिलता है इसके कारण, नव उदारवाद के कारण। नव उदारवाद विदेशी कंपनियों और निवेश का स्वागत करता है। इस विचारधारा के अनुसार विदेशी निवेश से नई तकनीक, आधुनिक प्रबंधन, पूंजी और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे उद्योगों का विकास होता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। जो नव उदारवाद है वो विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देता है। विदेशी निवेश का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ से पैसा निवेश कर दिया हो गया। बहुत बार क्या होता है, जो बाहर की कंपनियां जिसके पास टेक्नोलॉजी, वो भारत आया और भारत में उसने मान लीजिए कि जहाज़ का इंजन बनाना शुरू किया, तो जहाज़ का इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी भारत में नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी लाया, तो इसको बोलते हैं निवेश। सिर्फ पैसा या फिर डॉलर सिर्फ भारत में आया यही निवेश नहीं, बल्कि जो भी बाहर से जो भी देश से हमारे देश में आता है वो सब कुछ क्या है, निवेश ही है, क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये इसका एक अगला सिद्धांत था। उम्मीद करते हैं ये सारे सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि नव उदारवाद आधुनिक आर्थिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को आर्थिक विकास का आधार मानती है। फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रेडरिकमैन जैसे विचारकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान समय में विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में नव उदारवाद के सिद्धांतों को अपनाती है, इसलिए यह आज भी अत्यंत प्रभावशाली और प्रासंगिक विचारधारा मानी जाती है। नव उदारवाद से एक क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, और यही क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर का आप तैयारी करके जा सकते हैं। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।